मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुंबई में दशहरा पर हुए गोलीकांड की बात करेंगे। मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा में खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर फायरिंग हुई, जहां पर उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:30 बजे ऑफिस से निकले थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक हमलावरों के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। कुल 3 शूटर आए थे। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। तो बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। 2 शूटर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए 9:30 बजे के करीब ये घटना यहाँ पर हुई है। उसके बाद श्री बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 2 संदिग्ध लोग हैं जिसे हमने ताबे में लिया है और इसका आगे इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। तो गोलीकांड से मुंबई दहल उठी और सबके मन में अब यही सवाल है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर कौन है। जिस तरीके से सरेराह बांद्रा के उस इलाके में ये पूरी घटना हुई, जो भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, और ये जो तमाम तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो अलग अलग पहलू हैं उनको दिखाती हैं। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। शूटर आए थे, 5 राउंड उन पर फायर हुआ, जिनमें से 3 गोली लगी बाबा सिद्दीकी को, 2 गोली उनके सीने में लगी जो आर पार हो गई, और 1 गोली पैर में लगी, और उसके बाद वहां से शूटर फरार हो गए। हालांकि उन 2 शूटर्स को पकड़ा गया है, अभी एक की तलाश जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा वाकया क्या था और कैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। ये देखिए, ये पूरी तस्वीर बन रही है। रात को 9 बजे बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान अपने दफ्तर में मौजूद थे 9 बजे तक। उसके बाद रात 9:30 बजे अचानक जीशान सिद्दीकी को एक फोन आया और जीशान वहां से चले गए। 9:35 पर बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से निकले और दफ्तर से 100 मीटर दूर गाड़ी तक पहुंचे। मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा था समर्थकों से। बाबा सिद्दीकी के कार के पास एक बम फटा, लोग समझ नहीं पाए, और उसके बाद बम फटने के साथ ही गोलियां चलने की आवाज हुई। और फिर उसके बाद जब लोगों को समझ में आया, तब तक बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ मिले। हालांकि फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सीने में गोली उनको लगी, 3 गोली लगी थी उनको, और इसके अलावा 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 शूटर्स को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन एक की तलाश जारी है। फरार शूटर की तलाश की जा रही है। 2 जो शूटर पकड़े गए हैं वो यूपी और हरियाणा के हैं। 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए। तो ये पूरी कहानी है बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे। तो अपने दफ्तर से बाहर निकले थे, एक बम फोड़ा गया। लोगों को लगा कि दुर्गा पूजा के बाद जो विसर्जन हो रहा है वहां पर पटाखे बज रहे होंगे, लेकिन अचानक से ये बम फटा, वहां पर धुआं फैल गया, लोगों को देखने में दिक्कत होने लगी। और जब तक तस्वीर साफ हुई तब तक 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को मारी जा चुकी थी और खून से वो लथपथ थे। उनको अस्पताल ले जाया गया। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकलकर अपनी कार के पास जा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। मुंबई से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर की यह रिपोर्ट देखिए। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 गोली का निशान यहाँ पर है। और अंदर अगर आप आगे आएंगे, कैमरामैन प्रशांत से कहूंगा कि यहाँ दिखाया, इसी गाड़ी में उनको लाया गया था। अंदर खून के धब्बे भी हैं। इसी गाड़ी में उनको अस्पताल लाया गया, जिससे पहले अस्पताल आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गोली जो है वो सीने से आर पार हुई थी और 3 गोलियां उन्हें लगी थी। 1 सीने से आर पार हुई थी, बाकी 2 वाइटल ऑर्गन्स को टच करके गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका चश्मा भी यहाँ पर है और पीछे भी खून लगा हुआ है। तो यहाँ इसी गाड़ी में उनको लाया गया था। अब पूरा घटनाक्रम आपको बता देता हूं मैं कि करीब 9 बजे जीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी इसी गाड़ी से वापस जा रहे थे उनके जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से। जब वो दोनों गाड़ी में बैठे, उसी समय जीशान सिद्दीकी को एक कॉल आया, और उस कॉल आने के बाद में वो गाड़ी से उतर गए बात करने के लिए। बाबा सिद्दीकी उस समय गाड़ी में बैठ रहे थे। अमूमन जब वो उनके कार्यालय से निकलते थे तो तमाम कार्यकर्ता उनके साथ में रहते थे, उनसे बातचीत करते थे। तो
उसी सिलसिले को वो आगे ले गए आज भी, और आज भी जाते समय कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। उसी समय गाड़ी के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका किस चीज का था ये पता नहीं, लेकिन धुआं वहां पर निकला, और धुआं निकलने की वजह से वहां पर लोग समझ नहीं पाए कि आखिर किस का धमाका है और धुआं कहां से आ रहा है। बहुत ज्यादा धुआं हो गया था, लोगों की आंखों में समस्या आ रही थी, गला खराब होने लग गया था, और तभी अचानक 3 राउंड फायर हुए। जब धमाका हुआ तो लोगों को ये लगा कि पास ही में दुर्गा माता का या राम मंदिर था, वहां पे जुलूस जा रहा था, तो शायद पटाखे फोड़े गए होंगे। लेकिन जब धमाका होने के बाद धुआं कम नहीं हो रहा था और 3 राउंड फायरिंग की आवाज आई, तो लोग धुएं के बीच में गाड़ी के पास जाते हुए नजर आए, और 2 राउंड फायर हुए, जिसमें से 2 गोलियां यहाँ पर लगी। तो जब गाड़ी के पास लोग पहुंचे, उनके कार्यकर्ता पहुंचे, तो देखा कि बाबा सिद्दीकी खून में लथपथ थे। उनके साथ एक व्यक्ति था, उसको भी गोली लगी थी, उसको वहां से निकाला गया, और 3 लोग धुएं का सहारा लेते हुए वहां से भागते हुए नजर आए। तो लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वहां बहुत हंगामा हुआ, शोर मचाया गया। तो पास ही में आज दशहरा होने की वजह से बंदोबस्त लगाया गया था मुंबई पुलिस की तरफ से। तो मुंबई पुलिस की टीम जो वहां मौजूद थी, उन्होंने देखा कि कुछ हो रहा है, हंगामा हो रहा है, 3 लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं, तो उन तीनों को पकड़ने की कोशिश मुंबई पुलिस की उस टीम ने की। 2 को पकड़ने में वो सफल हुए, तीसरा वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। 2 शूटर्स, जिसमें से एक का नाम शिवा बताया जा रहा है, दोनों ने जानकारी दी है कि 25 दिन पहले वो मुंबई आए थे, पहली बार मुंबई आए थे, उन्हें लाया गया था। तो बाबा सिद्दीकी पर कुल 5 राउंड फायर हुआ था, जिसमें से 3 गोलियां उनको लगी। इनमें से 2 गोलियां उनके सीने में लगी और एक गोली पैर में लगी थी। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर नीरज उत्तामनी ने कहा कि उन्हें 12 अक्टूबर को रात 9:30 बजे NHRC इमरजेंसी में लाया गया। उनकी हालत बेहद खराब थी, उनकी पल्स नहीं चल रही थी, दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थी, खून बहुत ज्यादा बह गया था। उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट किया गया। उन्हें होश में लाने के लिए तमाम कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें होश में नहीं ला पाए और 11:27 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी। लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेते गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, ना BP रिकॉर्डेबल था, और ना ECG, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ECG निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की। और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर ICU में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन। तो किधर वो बुलेट्स किधर रखी थी? उनको 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी, और वो आर पार गई थी, और वो छाती पे थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुंबई पुलिस सूत्रों के हवाले से है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने की बात हो रही है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं इंतजार भी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों के साथ कोई और भी था जो जानकारी मुहैया करवा रहा था। तो ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में जिस तरीके से पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। और हम सीधे रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई के बांद्रा से हमारे साथ मृत्युंजय जुड़ गए हैं, वहीं सूरज ओझा हमारे साथ क्राइम ब्रांच मुंबई से जुड़े हुए हैं। सूरज, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? पूरी रात जो पूछताछ की थी, क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले आपको दिखा दूं, ये वही क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जहां पर रात भर से जितने भी क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया उनके नाम करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप है। करनैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, तो वहीं धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तो आपको बता दें कि
इसी यूनिट में जॉइंट सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी क्राइम, डीसीपी क्राइम दया नाइक और तमाम जितने भी एक्सपर्ट जिन्हें कहा जाता है मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्सपर्ट, वो सारे लोग यहाँ मौजूद थे। रात भर आरोपियों से पूछताछ की गई। वहीं पे स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र भारती भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आरोपी से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दावा किया कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। ऐसे में अब मुंबई पुलिस उस तीसरे आरोपी की तलाश करे जो अब फिलहाल फरार है। वहीं पर उन पुलिस को एक और जानकारी मिली है कि इन तीनों आरोपियों को कोई एक चौथा है जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आपको बता दें कि तीनों आरोपी वहां पर शूटिंग साइट पर पहुंचने के लिए तीनों ने ऑटो रिक्शा ली थी। पूरे इलाके की 25 से 30 दिन तक रेकी की गई ताकि कहां से एग्जिट है, कहां से आना है, तमाम चीज़ें इन्हें पता, इन सारे आरोपियों को पता हो जाए। और इन आरोपियों को इसकी बारीकी से जानकारी थी कि बाबा सिद्दीकी कैसे निकलते हैं, जब निकलते हैं तो कितने लोगों से मिलते हैं, किस गति से वो गाड़ी में बैठते हैं। बिल्कुल, तमाम चीजों की स्टडी करने के बाद दिन में एक एक चीज, एक एक मोमेंट बाबा सिद्दीकी का ये देख रहे थे कि कैसे वो रुकते हैं, कहां जाते हैं, क्या रास्ता होता आने जाने का, और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। सूरज हमारे साथ आप बने रहिए, मृत्युंजय भी बने हुए हैं। जब बाबा सिद्दीकी अपनी रेंज रोवर गाड़ी में बैठने जा रहे थे तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। गाड़ी के आगे वाले शीशे पर गोली के निशान भी देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले में 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक यूपी का है, एक हरियाणा का है। अभी तीसरा शूटर जो है वो फरार बताया जा रहा है और उसे इस वक्त पुलिस तलाश रही है। लेकिन अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही कि कोई चौथा भी था जो लगातार इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था, इनकी मदद कर रहा था। तो अपनी रेंज रोवर में जब बैठने जा रहे थे बाबा सिद्दीकी, उसी वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब आपको हम बताते हैं कि हत्या के जो संदिग्ध हैं उनके बारे में अब तक क्या जानकारी मिलकर सामने आ रही, क्योंकि सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन है। तो कुल मिलाकर 2 शूटर अब तक पकड़े गए हैं, एक की तलाश जारी है। और जो बाबा सिद्दीकी के संदिग्ध आरोपी हैं, देखिए एक आरोपी फरार चल रहा है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कर्नैल है, एक धर्मराज है और एक हरियाणा से है, एक उत्तर प्रदेश से है। लेकिन तीसरे आरोपी के बारे में लगातार पूछताछ चल रही है और उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं बांद्रा से। बांद्रा ही वो इलाका है जहां पर इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। मृत्युंजय, किस तरीके की स्थिति इस वक्त बांद्रा में है और जितने भी राजनीतिक सवाल उठे हैं या जो भी सवाल उठ रहे हैं कि बांद्रा जैसी जगह में अगर इस तरीके का कांड हो रहा है तो फिर कानून व्यवस्था कहां है? बिल्कुल सही बात कही आपने। मुंबई के बांद्रा इलाके में, वो भी एक ऐसी सड़क पर जो बहुत व्यस्त सड़क हो और जहां पर धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हो, दशहरा का कार्यक्रम चल रहे हो, ऐसी जगह पर अगर खुलेआम फायरिंग हो तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये जो सड़क आपको सामने नज़र आ रही है, ये सड़क सीधे जाती है हाईवे की ओर। मुश्किल से 150 मीटर के पास में हाईवे शुरू हो जाता है और हाईवे से दाहिने लेते ही आप बाबा सिद्दीकी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जहाँ ये सड़क मुख्य हाईवे से जुड़ती है, उसी के पास यहाँ बाईं तरफ जब गाड़ी पहुँची तो यहाँ पर फायरिंग की गई। ये देखिए, इस परिसर को घेर कर रखा गया है। बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए थे, जिसे बाद में टीम ने अपने साथ इसे सीज किया। आपको देखिए राउंड सर्कल बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5, जहाँ जहाँ पर बुलेट के शेल्स गिरे हुए थे वो अभी भी स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं। और देखिए कैसी जगह है, यहाँ ये बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका आता है और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे, दशहरा का कार्यक्रम चल रहा था, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, जहाँ से इस समय एक ऑटो आ रहा है, इसी रास्ते से सामने जिशान सिद्दीकी का थोड़ी दूरी पर दफ्तर है और उसी रास्ते से होते हुए बाबा सिद्दीकी की गाड़ी आई। और चूंकि त्योहार का दिन था, सड़क पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ ट्रैफिक लगा हुआ था, इसीलिए गाड़ी की रफ्तार उतनी तेज नहीं थी। और जो शूटर्स थे, शूटर्स काफ़ी पहले से इस स्पॉट पर इंतज़ार कर रहे थे। जो धर्मराज कश्यप जो है और करनैल सिंह और उसका अन्य जो तीसरा साथी है, वो तीनों यहाँ पर स्पॉट पर इंतजार कर रहे थे और उन्हें चौथा व्यक्ति इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि गाड़ी निकल चुकी है, गाड़ी पहुँचने वाली है। चूँकि शूटर्स ने पहले से गाड़ी की पहचान कर रखी थी, बाबा सिद्दीकी की पहचान कर रखी थी, इसीलिए उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की और
घटना स्थल पर ही उन्हें गंभीर जख्में आई, उनको वाइटल ऑर्गन्स पर बुलेट लगी और उसी समय उनके जो पल्स थे वो रुक गए थे और इसीलिए अस्पताल जाने के पहले ही कहीं न कहीं उनके पल्स रुक गए थे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन प्लानिंग उनकी बहुत सटीक थी, एक एक मोमेंट पर नजर थी और उसके बाद जिस काम के लिए वो गए थे वो करने में वो सफल भी रहे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस के सामने दो एंगल आए हैं। इनमें से एक एंगल सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को सुपारी देकर हत्या करवाई। वहीं दूसरा एंगल भी है, दूसरा एंगल स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी से जुड़े किसी प्रोजेक्ट के विवाद को लेकर निकाला जा रहा है, जिसके चलते उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी। यानी कि इस पूरे हत्याकांड में अभी दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह है, पहली आशंका पुलिस को यह है कि चूंकि सलमान खान से जो दोस्ती बाबा सिद्दीकी की रही है वो जगजाहिर है कि कितना गजब का इनका याराना रहा है, और दूसरा एसआरए प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर भी बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इस बड़े हत्याकांड के बाद सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है कि ये जो पूरी स्थिति बनी है आखिर क्यों बनी है। पहला सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे आखिर कौन है, कौन वो किरदार है जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दिलवाया, किससे जुड़े हैं हत्या के साजिश के तार, यही पुलिस अब तलाशने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या सुपारी देकर किसी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई। मुंबई में कड़ी सुरक्षा के बाद भी आखिर इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया, ये सवाल भी बन रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या हत्या के पीछे कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले ही वो एनसीपी में आए थे। शाहरुख सलमान से दोस्त की जो दोस्ती थी क्या वही दुश्मनी का कारण बनी, और हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी विवाद में क्या हत्या हुई, जो व्यावसायिक तौर से कंपटीशन चल रहा था उसके चलते हत्याकांड हो गया। सवाल यह भी है कि 15 दिन पहले धमकी के बाद आखिर बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा मजबूत क्यों नहीं हुई कि ये नौबत आ गई। और सवाल यह है कि क्या निजी दुश्मनी में किसी ने ये हत्या करवा दी। ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब क्राइम ब्रांच भी तलाश रही है और हर कोई इन सवालों के जवाब जानना भी चाह रहा है। सूरज ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, ये जो तमाम सवाल उठ रहे हैं क्या इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी अभी तक जांच और पूछताछ चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये इसे हम फेल्योर भी मान सकते हैं। मान लीजिए बिश्नोई गैंग के ये सदस्य हैं जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं। ऐसे में मुंबई क्राइम ब्रांच सलमान खान के घर पे फायरिंग मामले की जांच कर रही है और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। तो क्यों पुलिस के पास ऐसे इनपुट नहीं है कि जो गैंग इतनी सक्रिय होकर लोगों को धमकी दे रही है, लगातार थ्रेट दे रही है, फायरिंग कर रही है, तो उसके कितने गुर्गे यहाँ पर हैं, कैसे वेपन शहर में आ जाता है जहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है। और ऐसे समय में जब त्यौहार का सीज़न है, जब मुंबई पुलिस और भी ज़्यादा अलर्ट होती है, तो जाहिर सी बात है मुंबई क्राइम ब्रांच खुद चौंकी हुई है, खुद सदमे में है और इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर आरोपियों का मकसद क्या था, क्यों बाबा सिद्दीकी को इतनी गोलियां मारी कि वो उनकी जान चली गई। क्या ये शूटर अगर सिर्फ धमकाना चाहते थे तो अगल बगल भी मार सकते थे। इन्होंने सीधी तौर पर उनकी छाती पर गोली मारी, यानी कि उनका जो लक्ष्य था वो क्लियर था, उन्हें बाबा सिद्दीकी को जान से मारना ही था। तो तमाम चीज़ें हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। बिल्कुल, पुलिस जांच कर रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि कथित जो शूटर हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश और दूसरा हरियाणा से है, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। उन्होंने दावा किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द तीसरे शूटर को भी पकड़ा जाएगा और इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन किया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सामने आए, उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि दो शूटर जो पकड़े गए हैं, एक उत्तर प्रदेश से है, दूसरा हरियाणा से है, जबकि तीसरे को बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है।
ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल लाया गया है। सुबह 7 बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। तो ये एक अहम अपडेट सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है वो पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल लाया गया है और सुबह 7 बजे से पोस्टमार्टम शुरू होगा। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है पोस्टमार्टम को लेकर और आगे की जो प्रक्रिया पूरी होनी उसको लेकर? मृत्युंजय, सुन पा रहे हैं क्या? तो मृत्युंजय के पास जाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी, बाबा सिद्दीकी, बिल्कुल अपनी बात पूरी करें मृत्युंजय जी। बाबा सिद्दीकी का जो शव है उसे जुहू के कूपर अस्पताल लाया गया है। कूपर अस्पताल में थोड़ी देर पहले ही पार्थिव शरीर पहुंचा है और पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है। 7 बजे का जो हमें डॉक्टरों के जरिए जानकारी मिली है कि सुबह 7 बजे का जो समय है वो डॉक्टरों को दिया गया है, जो टीम पोस्टमार्टम करेगी। आपको बता दें कि 5 से 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी और इसके अलावा इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाएगी आगे के रेफरेंस के लिए। और 7 बजे से लेकर ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है और 2.5 घंटे बाद एक प्राथमिक रिपोर्ट जरूर हाथ आ सकती है कि किस वजह से डेथ हुई है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ पता चलता है, पर बाकी डिटेल जो जानकारी है वो बाद में पता चलती है। 7 बजे का समय दिया गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम आपको रुख करते हैं। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में दोनों आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का होने का दावा किया है। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे और तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों कुछ समय वहीं पर उनका इंतजार भी कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों के साथ कोई और भी था जो लगातार जानकारी मुहैया करवा रहा था। बाबा सिद्दीकी की जो मूवमेंट है उसकी एक एक अपडेट शूटर्स को दे रहा था। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको एक एक जानकारी दे रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्या क्या हुआ है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए, इन्हें कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे आरोपी की तलाश जारी है और क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस में लगी हुई है। वहीं क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरी रात पूछताछ होती रही, संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ हो रही है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना है इसके तार कहां से और किससे जुड़ते हैं। स्पेशल सीपी देवन भारती ने पूछताछ की, बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की कमान संभाली और इन सब के बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि लॉरेंस गैंग कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उस एंगल से भी जांच की जा रही है। एसआरए विवाद को लेकर आपसी रंजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। जो स्लम रिहेबिलिटेशन का पूरा काम होता है इसको लेकर, व्यावसायिक रंजिश को लेकर भी जांच हो रही है। सीएम शिंदे ने कहा है कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में होगी। 2 आरोपियों को पकड़ा है, तीसरा भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। हमारे साथ मृत्युंजय और सूरज बने हुए हैं। सूरज, आपके पास आ रहे हैं। तमाम खुलासों का दौर जारी है। एसआरए की बात सामने आई थी, लॉरेंस गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। अभी तक क्या महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आई है पूछताछ में? देखिए, मैं आपको पूरी रात की बात बताता हूँ। रात करीब 12 से 1 बजे के आसपास दोनों ही आरोपियों को इसी जगह पर लाया गया जहां पर मुंबई के स्पेशल पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, मुंबई क्राइम जॉइंट सीपी लक्ष्मी गौतम, एडिशनल सीपी डीसीपी, इसके साथ साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नाइक और तमाम जो बड़े क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं उन्होंने आरोपी से अपने हिसाब से पूछताछ की और उससे समझने की कोशिश की आखिर वो लोग हैं कौन, आखिर ऐसा क्यों किया। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने दावा किया कि वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं और इस मामले में वो ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस को तीसरे आरोपी की तलाश है जो अभी फरार है। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि इन 3 आरोपियों के अलावा एक चौथा भी था जो इन तीनों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तीनों ही आरोपी करीब 25 से 30 दिन पहले बॉम्बे आए थे। बॉम्बे आने के बाद उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। रेकी करने के दौरान उन्होंने ये सब पता लगा लिया था कि कौन कब आता है, किसके साथ कितने लोग रहते हैं।
कौन सा रास्ता किस गली से गुजरता है, तो तमाम चीज़ों की मिनट टू मिनट और बारीकी से जानकारी इनके पास थी। जिसके बाद ये तीनों ही आरोपी कल ऑटो रिक्शा से स्पॉट पर पहुंचे थे और करीब 25 से 30 मिनट तक इन्होंने इंतजार किया फायरिंग करने से पहले। फायरिंग करने के बाद ये भागने की कोशिश की, लेकिन एक पकड़ा गया, थोड़ी दूर पर दूसरा पकड़ा गया, वहीं पर जो तीसरा आरोपी था वो भागने में कामयाब हो गया। पुलिस को फिलहाल तीसरे आरोपी की तलाश है। 12 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये वही टीम है क्राइम ब्रांच की। आप देख सकते हैं इसी जगह पर उस आरोपी को रखा गया है। कुछ समय बाद आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा, जिसके बाद उसे हॉलिडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रविवार है, इस वजह से हॉलिडे कोर्ट चलता है, तो हॉलिडे कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ उन्हें मिला है, क्या जांच करनी है, इन तमाम चीजों की जानकारी कोर्ट में रखेगी और आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। कुल 12 टीमें इस पूरे मामले में लगी हुई हैं। इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एकनाथ शिंदे सरकार से इस्तीफा मांगा है। तो विपक्ष ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में लिया है और साफ तौर से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए। ऐसे में इस सरकार को, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बांद्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है, कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, या जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिज़ाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिज़ाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती, कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे, इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया, लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है। अब बांद्रा जैसी जगह पे पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो तो सुना आपने कि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हमारे साथ मृत्युंजय और सूरज बने हुए हैं। मृत्युंजय, महाराष्ट्र भी चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, कभी भी इलेक्शन का ऐलान हो सकता है, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष मुखर है, तो क्या चुनावी माहौल के बीच ये एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनने जा रहा है? देखिए, ये मुद्दा बन चुका है और मुद्दा क्यों न बने जब चुनाव तारीखों का ऐलान अगले 36 घंटे या 48 घंटे में हो सकता है।
कल कामकाज का, सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है। हो सकता है कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए या परसों चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाए, क्योंकि आज तो नहीं होगा। आज बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम थे अलग अलग पार्टियों के, लेकिन इस घटना के बाद बहुत सारे कार्यक्रम रद्द हो गए। पर जमकर राजनीति तो होगी ही। दो बातें हैं। एक तो एक जेन्युइन सवाल है कि अगर मुंबई के बांद्रा इलाके में, एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में खुलेआम एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को इस प्रकार से गोलियों से मार दिया जाता है तो सवाल सुरक्षा के खड़े होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, प्रश्न जरूर उठता है। और दूसरा इस पर सियासत का है। सियासत निश्चित तौर पर होगी। विपक्ष जो कि मुद्दा उठा रहा है, और ऐसी घटनाओं पर बीते दिनों भायखला इलाके में एक एनसीपी अजीत पवार गुट के ही एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी। अभी उस घटना को एक हफ्ता भी नहीं बीता कि अब बाबा सिद्दीकी पर इस प्रकार से फायरिंग हुई। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। और जब आम आदमी सुरक्षित नहीं, नेता सुरक्षित नहीं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और सवाल क्यों न उठे, क्योंकि गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं, और देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग है। तो ऐसे पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है उन्हें टारगेट करने का चुनाव से ठीक पहले। और चुनाव तारीखों का ऐलान कल या परसों 36 से 48 घंटे के बीच कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। और मृत्युंजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुद्दा ये बन चुका है और वो मुद्दा दिखने भी लगा है बातचीत में। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अगर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं जानते ही नहीं, मुझे थ्रेट आई है, इतने लोग खड़े, इसमें मुझे कोई गोली मार दे, मुझे क्या मालूम कौन है। जब इस तरह से हम पहचानते नहीं कौन आदमी है तो कोई भी किसी को राजनीति शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप की नहीं, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि लोगों का डर कानून से ख़त्म हो चुका है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए क्या हो रहा है। मांग कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री इस्तीफा दे। नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार जो है ना ज़रा जागृत हो जाए, सीखे दूसरे कंट्रीज से। सिंगापुर में कोई मर्डर करके दिखा दे, दुबई या सऊदी अरब में कोई मर्डर करके दिखा दे, जो मर्डर करेगा उसको फांसी की सज़ा पक्की 6 महीने में। यहाँ तो 20 साल तक फैसले ही नहीं होता है। अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या उनको लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जांच? मुझे इसके बारे में पता नहीं, अभी तो इंक्वायरी में आएगा भाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एनसीपी शरद के अध्यक्ष शरद पवार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी खेदजनक है। इसकी न केवल जांच करने की जरूरत है, बल्कि इसे स्वीकार करने की भी जरूरत है। बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो जो तमाम बड़े नेता हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर हर किसी का यही कहना है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है और इस पर विचार करने की और इसे स्वीकार करने की जरूरत है। और यही बात शरद पवार ने भी की है। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है और हत्या के पीछे बड़ी साजिश बताई। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है। जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की जो हत्या मुंबई में हुई है ये बहुत दुखद है। उनको गोली लगी और उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनका देहांत हो गया। वो एक सीनियर लीडर थे, एनडीए में थे। बांद्रा के इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम अपना किया था। काफ़ी दुखद है उनका इस तरह से हत्या होना। 2 हत्यारे पकड़े भी गए हैं, एक फरार है। कोई भी शिवसेना बीजेपी के वहाँ राज्य में कोई हत्या करके बच नहीं सकता। जो भी अपराधी होंगे, जो इसमें शामिल होंगे और जो इसके पीछे होंगे, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया और दोषियों को कड़ी सजा देने की बात की है। देखिए, बाबा सिद्दीकी हमारे पुराने साथी हैं। लगभग 1980 से हम लोग साथ में राजनीति में काम करते रहे। युवक कांग्रेस में हमने साथ में काम किया। लेकिन जिस तरह की घटना हुई और दुखद घटना है, उनकी हत्या कर दी गई, निधन हो गया। कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कौन इसके पीछे है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी के जाने से कम्युनिटी का एक बड़ा लॉस हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी एक अपना साथी और सिपाही खोया है।
इस दुख की घड़ी में हम सभी लोग, पार्टी भी उनके परिवार के साथ खड़ी है।